वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम गैसेस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो गैसेस वाले चैप्टर में हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा हुआ है, बॉयल्स लॉ पढ़ा हुआ है, जो कि आइडियल गैस के कानून है। आज भी हम जो कानून पढ़ने जा रहे हैं वो आइडियल गैस का कानून है। तो आइडियल गैस के कानून डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? ये कहता है कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक कंटेनर है जो बंद है, कम्प्लीटली क्लोज्ड है। उसके अंदर जितनी भी गैसेस मौजूद हैं वो गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करती, वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं। तो कहते हैं कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस के मिक्सचर में जो गैसेस दीवारों पे प्रेशर लगा रही हैं, सारा का सारा प्रेशर हर गैस के प्रेशर के सम के इक्वल होगा। यानी टोटल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर की दीवारों पे टोटल प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर हर गैस के प्रेशर को इकट्ठा कर दे, जमा कर दे, तो वो टोटल प्रेशर के इक्वल आ जाएगा। तो इसकी हमेशा याद रखिएगा कि डाल्टन्स लॉ की जो स्टेटमेंट है ये कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर एप्लीकेबल है। ये अगर टेम्परेचर चेंज कर दें, हम वॉल्यूम चेंज कर दें, तो ये एप्लीकेबल नहीं होती। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। एट सेम स्टेटमेंट कहती है एट सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। यानी अगर टोटल प्रेशर PT है तो वो इक्वल होगा तीन गैसेस यानी ABC के प्रेशर्स के सम के। अगर हमारे पास किसी कंटेनर में तीन गैसेस जिनको हमने ABC से डिनोट किया है, तो उन तीनों गैसेस के प्रेशर का जो सम है वो टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। तो उसके बाद हम कहते हैं कि चूंकि ये आइडियल गैस इक्वेशन के मुताबिक एक्सप्लेन हो सकता है, ये जो आइडियल गैस का लॉ है, तो लिहाजा ये जनरल गैस इक्वेशन यानी PV इज इक्वल टू nRT के मुताबिक एक्सप्लेन हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या मसला है, यहाँ पे हमने मालूम करना है प्रेशर का सबस्क्रिप्ट। ये लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। इसका मतलब कि हम सारी चीज़ों को एक साइड पे कर दें और प्रेशर को एक साइड पे कर दें, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये वाली बन जाती है, P इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाई V। अब यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे हमारे पास R जो है ये भी कांस्टेंट है। इसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। पहले देखते हैं पार्शियल प्रेशर क्या होता है। यानी एक कंटेनर के अंदर जितनी भी गैसेस हैं उन सब गैसेस के मिक्सचर जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर, उन सबको सम कर दे तो टोटल प्रेशर बन जाता है। पार्शियल प्रेशर क्या है? पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर है जो एक गैस की तरफ से लग रहा है, इंडिविजुअल एक गैस की तरफ से लगेगा, वो उस गैस का पार्शियल प्रेशर होगा। हम सारे के सारे प्रेशर को तसव्वुर नहीं कर रहे। अब यहाँ पर डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेबिलिटी की बात आती है कि देखिए पार्शियल प्रेशर एक गैस लगा रही है, क्या उसको दूसरी गैसेस इंटरप्ट कर रही हैं? पार्शियल प्रेशर फ़र्ज़ करें जी कि ये गैस का मालिक्यूल पार्शियल प्रेशर लगाने के लिए दीवार पे जा रहा है, तो क्या इसको रास्ते में मुख्तलिफ मालिक्यूल्स इंटरप्ट करेंगे, इसके रास्ते को रोकेंगे? तो हम इसका जवाब देखते हैं एप्लीकेबिलिटी की मदद से कि डाल्टन लॉ कब कब एप्लीकेबल होता है। तो वो गैसेस डू नॉट हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग देम, यानी हमें अजम्प्ट करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि जब भी हम गैसेस का मिक्सचर किसी कंटेनर में लेंगे तो उन गैसेस का आपस में एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं होगी, तब जाके डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल होगा। दूसरी बात कि ईच गैस एक्सर्ट्स इट्स ओन प्रेशर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, यानी हर गैस अपना अपना प्रेशर लगा रही है, तो इसलिए पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है। किसी गैस का प्रेशर किसी दूसरी गैस के प्रेशर से इंटरप्ट नहीं होता, किसी दूसरी गैस के मालिक्यूल से इंटरप्ट नहीं होता। ये हम तसव्वुर कर रहे हैं ताकि हमारा डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल हो। हमें पता है कि ये बात हम रियल गैसेस का जब चैप्टर शुरू करेंगे, रियल गैसेस का टॉपिक शुरू करेंगे, तो अब हम इस बात को निगलेक्ट करेंगे। हम कहेंगे ये बातें गलत हैं, ये फॉल्टी पास्टुलेट है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये गलत कह रही है। हम इसको तब गलत साबित कर देंगे। अभी तो हमने इसको पढ़ना है ना, अभी तो हमने इसको पढ़ के आगे अपना डाल्टन्स लॉ को अप्लाई करना है। तो तीसरी बात देखते हैं, गैसेस आर इमिसिबल। ये तो बात मानी जा सकती है कि गैसेस इमिसिबल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। जब तक ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो तब तक डाल्टन्स लॉ अप्लाई नहीं होता। इन तीनों में से एक भी अगर अनसेटिस्फाइड है ना, तो डाल्टन लॉ फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। डाल्टन लॉ की एप्लीकेबिलिटी के लिए तीनों चीज़ों का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है कि गैसेस के आपस में कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना हो, गैस के मालिक्यूल एक दूसरे के प्रेशर को इंटरप्ट ना करें और गैसेस एक दूसरे में इमिसिबल हो। अगली बात देखते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर टोटल प्रेशर है PT, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो टोटल प्रेशर की इक्वेशन क्या बनेगी? ये बनेगी PTV इज इक्वल टू NTRT, क्योंकि ये तीनों तो चीज़ें जो V, R और T जो है ये तो तीनों कांस्टेंट हैं। तो जब ये तीनों कांस्टेंट है तो इनके साथ सबस्क्रिप्ट हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर T मेंशन करने की ज़रूरत है सिर्फ प्रेशर और नंबर ऑफ मोल के साथ, क्योंकि ये वेरिएबल है।
ये वेरिएबल है, बाकी तीनों चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट है। कांस्टेंट को अगर ख़त्म करें तो प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर जो गैसेस का होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स के। तो इसका मतलब कि प्रेशर ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स नंबर ऑफ मोल। जितने नंबर ऑफ मोल ज़्यादा उतने मालिक्यूल ज़्यादा, और जितने मालिक्यूल ज़्यादा उतना गैस का टोटल प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, अपनी स्टेटमेंट को इसके मदद से एक्सप्लेन करते हैं जी, कि हमने पढ़ा कि टोटल प्रेशर PA प्लस PB प्लस PC के इक्वल है। अगर हम PA की जगह इस जनरल गैस इक्वेशन को A की फॉर्म में लिख दें तो PA और NA आ जाएगा। तो इसका मतलब PA की जगह आप ये लिख सकते हैं NART डिवाइडेड बाई V, तो यहाँ पे आ जाएगा NART डिवाइडेड बाई V। सिमिलरली PB की जगह आप क्या लिख सकते हैं NBRT डिवाइडेड बाई V। सिमिलरली PC की जगह आप क्या लिख सकते हैं NCRT डिवाइडेड बाई V। आप ये सारी इक्वेशन में पुट करके आपको पता है कि RT और V कांस्टेंट है, तो इस सबको हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास आया जी Na प्लस NB प्लस NC विच इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल। यानी तीन गैसेस है ना, तीन गैसेस के नंबर ऑफ मोल हमारे पास आ गए। तो इसका मतलब जब तीनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल को हमने सम अप करना है तो टोटल नंबर ऑफ मोल बन जाएगा। तो इसका मतलब ये इक्वेशन बन जाएगी PT इज इक्वल टू NTRT डिवाइडेड बाई V। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई दिस कांस्टेंट क्वांटिटीज। आगे चलते हैं कि जनरल गैस इक्वेशन से हम किस तरह पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल प्रेशर की इक्वेशन थी ना, हमने इसी इक्वेशन को साबित किया, आगे इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया। अब हम देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास गैस A और गैस B, दो गैसेस मौजूद हैं, A और B की गैसेस मौजूद हैं। तो A के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी PAV इज इक्वल टू NART। B के लिए जो बेटा इक्वेशन बनेगी वो बनेगी PBV इज इक्वल टू NBRT। टोटल के लिए जो इक्वेशन हमारे पास बनी होती है PTV इज इक्वल टू NTRT। ये जनरल गैस इक्वेशन की तीन मॉडिफिकेशंस है। A के लिए अलहदा हमने बना ली, B के लिए अलहदा बना ली और टोटल के लिए अलहदा बना ली। अब क्या करना है, अब हमने पार्शियल प्रेशर किसी A की गैस का, पार्शियल प्रेशर किसी B की गैस का कैलकुलेट करने के लिए बारी बारी हमने एक इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 3 पे डिवाइड करना है, फिर इक्वेशन नंबर 2 को भी इक्वेशन नंबर 3 पे डिवाइड करना है। पहले हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को 3 पे डिवाइड करके देखते हैं कि क्या होता है। डिवाइड 1 बाई 3, PAV डिवाइडेड बाई PTV और NART डिवाइडेड बाई NTRT। तो क्या होगा कि चूंकि ये NART ऊपर भी और RT नीचे भी सेम है, कैंसिल, V इधर भी सेम है, V इधर भी सेम है, ये भी कैंसिल। तो नई इक्वेशन क्या आ गई, PA ओवर PT इज इक्वल टू NA ओवर NT। ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई। अब हम पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये टोटल प्रेशर को हम उठाकर ले जाते हैं जी यहाँ पे। जब ये टोटल प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा तो ये बन जाएगी PA पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। जैसे हम परसेंटेज नहीं मालूम करते थे एग्जाम्स की परसेंटेज कैसे मालूम करते हैं, परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे भी यही है कि अगर हमने पार्शियल प्रेशर A का मालूम करना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। अब हमने वहाँ पे परसेंटेज मालूम करते हैं 100 में से, यहाँ पे हमने पार्शियल प्रेशर मालूम करना है टोटल प्रेशर में से, इसलिए इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे टोटल प्रेशर के साथ। तो इसीलिए हमने कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स एंड देन द सबस्क्रिप्ट इज मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। अब हमने ये जो नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ T है, इसको हमने नाम दिया जी मोल फ्रैक्शन का। दिस इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। NA ओवर NT को XA का नाम दे दिया। इसी तरह अगर हम PB की इक्वेशन बनाएं तो PB की इक्वेशन क्या बनेगी, PB विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। तो ये PB की भी इक्वेशन आ गई, PA की भी सिमिलरली इक्वेशन, हमने दोनों की कैलकुलेट कर ली। अब हमारे पास ये जो NA ओवर NT है ये मोल फ्रैक्शन है A की। इसी तरह NB ओवर NT जो होगी ये मोल फ्रैक्शन किसकी होगी, B की। अब मोल फ्रैक्शन है क्या, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यानी गैस के नंबर ऑफ मोल्स की वो तादाद जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स के मुकाबले में हो, उसकी रिस्पेक्ट से हो, उसके लिहाज से हो, उसे हम कहते हैं उसकी मोल फ्रैक्शन।
तो मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल को डिवाइड करें टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे। फिर मोल फ्रैक्शन का जो सारी की सारी गैसेस की अगर हम मोल फ्रैक्शन मालूम कर रहे हैं एक कंटेनर में हम फर्ज करें 3 गैसेस हैं, हमने तीनों की मोल फ्रैक्शन मालूम कर ली। जब हम तीनों की मोल फ्रैक्शंस का सम अप करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1। तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1, ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो आगे देखते हैं, मोल फ्रैक्शन हैज़ नो यूनिट्स, मोल फ्रैक्शन के कोई भी यूनिट नहीं होते बिकॉज इट इज़ द रेशियो बिटवीन द टू सेम थिंग्स। जब दो सेम चीज़ों के दरमियान रेशियो आ रही है तो ऊपर वाले की भी यूनिट मोल्स हैं, नीचे वाले के भी बेटा यूनिट जो है वो मोल्स हैं, तो दोनों के दोनों यूनिट आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट नहीं होंगे। अगली बात, अगर हम इसको मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस कर दें, Na/Nt की जगह आ जाएगा XA, NB/Nt की जगह आ जाएगा जी XB। तो हम पार्शियल प्रेशर की मैथमेटिकल डेफिनेशन भी तो कर सकते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस B इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस B मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर विच इज इक्वल टू द सम ऑफ बोथ प्रेशर्स, जो दोनों प्रेशर्स के सम के इक्वल होते हैं। तो ये था कि हम किस तरह किसी गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो आगे चलते हैं, ये सारी की सारी बातों को समझ लेने के बाद एक क्वेश्चन का आपने आंसर करना है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास दो कंटेनर है, पहले सेपरेट, एक कंटेनर में नाइट्रोजन के 3 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में पड़ी हुई है, एक कंटेनर में 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन पड़ी हुई है। इन दोनों का पार्शियल प्रेशर अभी अलग-अलग एक दूसरे से, दोनों का प्रेशर इंडिविजुअल है। जब हमने इन दोनों को मिला दिया तो एक यहाँ पर दोनों का पार्शियल प्रेशर का जो सम होगा, क्या वो टोटल प्रेशर जो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का सम आ रहा है और ये वाला पार्शियल प्रेशर का जो सम आ रहा है, क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं, इस बात का आंसर कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर किया होगा। क्वेश्चन आपसे ये था कि ये दोनों का प्रेशर अगर हम मिक्सिंग करने से पहले सम करें और मिक्सिंग करने के बाद सम करें तो क्या दोनों का प्रेशर इक्वल आता है? आंसर है नहीं। देखें यहाँ पर 3 सेंटीमीटर क्यूब और 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया टोटल 5 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर क्यूब इसका और 2 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया 5 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये एडिशनल वॉल्यूम इस सिलेंडर का भी तो आया, तो इसका मतलब वॉल्यूम चेंज हो गया। जब वॉल्यूम ही चेंज हो गया तो डाल्टन्स लॉ का तो वेरिफिकेशन ही ख़त्म हो गई। इसका मतलब कि डाल्टन्स लॉ कांस्टेंट वॉल्यूम पे एक्ट करता है। वॉल्यूम हल्का सा भी चेंज हो जाए तो पार्शियल प्रेशर चेंज होगा। तो दोनों की जगह में यहाँ पर और यहाँ पे जो है पार्शियल प्रेशर सेम नहीं हो सकता। अब हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के तौर पे कर लेते हैं ताकि आपको पार्शियल प्रेशर की कैलकुलेशन में कोई मसला ना हो। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 3 गैसेज हैं, हीलियम, मीथेन और हाइड्रोजन की 3 गैसेज मौजूद हैं। इन तीनों गैसेस के आपको क्वेश्चन के अंदर हाइड्रोजन का मास गिवन है, आपको क्वेश्चन के अंदर हीलियम का मास गिवन है, लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर मीथेन का मास गिवन नहीं है। आपने उसको बताना है, वो हम बाद में देखते हैं कि क्या बताना है। फिर प्रेशर आपको गिवन है टोटल विच इज़ 1 atm। टेम्परेचर है जी 37 डिग्री सेल्सियस विच इज़ इक्वल टू 310 केल्विन। हमने केल्विन में टेम्परेचर इस्तेमाल करना, तो चार्ल्स लॉ के बाद से हम टेम्परेचर को केल्विन में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। बॉयल्स लॉ में ज़्यादातर हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में इस्तेमाल करते थे। वॉल्यूम हमारे पास है 13 डेसीमीटर क्यूब। वो कह रहे हैं कि आप इन तीनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर बताएं। पहले समझते हैं इसको। आपने बताना है जी पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ आपने बताना है ऑक्सीजन, आई थिंक सो मीथेन, हीलियम और हाइड्रोजन। तो हीलियम, हाइड्रोजन और मीथेन का आपने पार्शियल प्रेशर बताना है। तो उससे पहले आपको मोल फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। मोल फ्रैक्शन पता करने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स पता होने के लिए आपको मास पता होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इसलिए हमें मास गिवन है 2 गैसेस का। तीसरी गैस का मास हम कैसे मालूम करेंगे? वो तो मसला ही कोई नहीं है। हम क्या करेंगे, हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लेने के बाद हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ मोल आएंगे और हीलियम के जो नंबर ऑफ मोल आएंगे, इनको टोटल में से माइनस कर देंगे। जो बाकी बचेंगे वो किसके होंगे? मीथेन के होंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस मालूम करने हैं। पहला स्टेप हमारा होगा नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, मास हाइड्रोजन का ये है, इसके नंबर ऑफ मोल मालूम कर लिए। मास हीलियम का ये है, इसके नंबर ऑफ मोल मालूम कर दिए, जो ये आ गए। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं।
तो हम ये जनरल गैस इक्वेशन को टोटल प्रेशर वाली जनरल गैस इक्वेशन को हम लगाकर टोटल नंबर ऑफ मोल मालूम कर लेते हैं। तो हमने वॉल्यूम पुट कर दिया, आर की वैल्यू पुट कर दी जो हमें पता होती है 0.0821 होती है। फिर हमने टेम्परेचर की वैल्यू जो हमें यहाँ पे गिवन थी वो पुट कर दी। सारी वैल्यूज पुट कर लेने के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल मालूम हो गए हमें, विच इज़ इक्वल टू 0.51 मोल्स। तो फिर हम क्या करेंगे कि जब टोटल नंबर ऑफ मोल मालूम हो गए तो 2 की तो मोल फ्रैक्शन निकल सकती है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मोल में से हम हाइड्रोजन और हीलियम के नंबर ऑफ मोल सब्सट्रैक्ट कर दें तीसरे स्टेप में। तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन हमें मिल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन भी मिल गए, तीनों के नंबर ऑफ मोल मिल गए। अब तीनों के नंबर ऑफ मोल अगर हमें मिल गए हैं तो क्या तीनों की हमें मोल फ्रैक्शन नहीं मालूम हो सकती? मालूम हो सकती है। तो फोर्थ स्टेप में हम तीनों की मोल फ्रैक्शन बारी बारी मालूम कर लेंगे। तीनों की मोल फ्रैक्शन मालूम कर लेने के बाद हमने पार्शियल प्रेशर की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, जो ये हमारे पास आंसर्स के तौर पे आ जाएगा। तो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की तकरीबन तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो स्टडी कर ली हैं। अब आपको अगर कोई मसला इसके बारे में है सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।